Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine, enjoying your life. So friends, welcome back to your own YouTube channel, MBA Shivani. And yesterday we saw the principles given by Fiol, the 14 principles. If you have not watched that previous video, please go and watch that video because it was highly important video from your exam point of view. Now today we're gonna cover the principles given by Taylor. So without wasting of further, let's get started. तो पहले थोड़ा सा टेलर साहब का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. कौन थे टेलर जी? तो F.W. Taylor और फेडरिक विंसलो टेलर, ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. किसके फादर थे? SM के फादर से साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर थे. टेलर SM के फादर है. सिंपल इतना लर्न आपको दिमाग में रखना है क्योंकि ये MCQ में आता है बच्चों. प्रूव विद हिज प्रैक्टिकल थ्योरीज, इन्होंने प्रूव किया अपनी प्रैक्टिकल थ्योरी से दैट अ साइंटिफिक मेथड कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू मैनेजमेंट. एक साइंटिफिक मेथड को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है किस पे? मैनेजमेंट में. टेलर गेव मच कॉन्सेंट्रेशन, इन्होंने किस पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा दिया? ऑन द सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर्स एट एंड वर्कर्स एट एन ऑपरेशनल लेवल. ऑपरेशनल लेवल के मैनेजर सुपरवाइजर लेवल पे इनका ज़्यादा फोकस था, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन था. नाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. इनके प्रिंसिपल्स देखते हैं मैनेजमेंट के, टेलर के. ये पिक्चर है जिसमें चारों प्रिंसिपल्स मेंशन है. पहला प्रिंसिपल करेंगे हम, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. लेट्स सी कि क्या बोलता है. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, थोड़ा समझ में आ रहा है कि साइंस है, रूल ऑफ थंब नहीं चलेगा. देखते हैं क्या है. टेलर एम्फसाइज्ड दैट साइंटिफिक मेथड शुड रिप्लेस, साइंटिफिक मेथड को रिप्लेस करना चाहिए, साइंटिफिक मेथड से रिप्लेस करना चाहिए किसको? रूल ऑफ थंब मेथड्स को. एवरी जॉब शुड बी केयरफुली स्टडीड, पहले ही हर जॉब को केयरफुली पढ़ना चाहिए. साइंटिफिक एनालिसिस होना चाहिए टू डिटरमाइन द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ परफॉर्मिंग इट, ताकि डिटरमाइन कर सकें कि उसको परफॉर्म करने का मोस्ट एफिशिएंट वे क्या है. Decisions should be based on observation, experimentation and standardization rather than personal judgment or guesswork. This helps in increasing productivity and reducing wastage of time and resources. इनका मानना था जो decisions होने चाहिए वो experiment पे होने चाहिए, standardization पे होने चाहिए और observation पे होने चाहिए rather than judgment और guesswork. के होता है ना, मैनेजमेंट ने कुछ decisions लेने हैं तो सब बोलते हैं अच्छा ये कर लो ये सही रहेगा, नहीं ये कर लो ये सही रहेगा, नहीं ये फॉलो करते हैं, सब अपना जजमेंट दे रहे हैं, गैस कर रहे हैं. नहीं, उन्होंने वो बोला टेलर ने ये नहीं चलेगा. इस डिसीजंस कैसे लेने चाहिए? एक ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड वे होना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से एनालिसिस करके एक तरीका फॉलो करके हमें डिसीजंस लेने चाहिए और वर्कर्स को काम करवाना चाहिए रादर देन कुछ भी कोई काम कर रहा है और साइंटिफिक वे के रूप में काम नहीं हो रहा है, ऐसे ही कोई भी कुछ भी करा चला जा रहा है. तो ये इससे क्या बोला था, अगर ये होगा तो इससे क्या इंक्रीज होगी? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. और क्या रिड्यूस होगा? वेस्टेज और टाइम और रिसोर्सेज, जो वेस्टिंग ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज है वो रिड्यूस हो जाएगा. तो इनका बेसिकली सिंपल मीन क्या था? ऑलवेज यूज द बेस्ट साइंटिफिक मेथड टू डू अ जॉब. हमेशा एक बेस्ट साइंटिफिक मेथड चूज करो टू डू अ जॉब, एक जॉब को करने के लिए, इंस्टेड ऑफ ओल्ड हैबिट्स और गेस वर्क. इंस्टेड मतलब के बजाय किसके? ओल्ड हैबिट्स, जो हमारी पुरानी हैबिट्स चली आ रही है वो तो ना मतलब ट्रेडिशनल वे है, गेस वर्क है, उनको छोड़ के इन्होंने बोला टेलर ने कि आप साइंटिफिक मेथड फाइंड आउट करो किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए ताकि वो एफिशिएंटली डन हो पाए. दिस हेल्प्स पीपल वर्क फास्टर एंड बेटर. क्यों करना चाहिए? क्योंकि पीपल जो लोग हैं वो कैसे काम करेंगे? फास्टर एंड बेटर वे में. आई होप फ्रेंड्स ये वाला प्रिंसिपल आपको थोड़ा बहुत ही सही समझ में तो आया होगा. इफ यस, जस्ट हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू योर ओन यूट्यूब चैनल. एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल. एक्चुअली नेक्स्ट प्रिंसिपल, इनका नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या था? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मनी से पता चल रहा है एकता होनी चाहिए, एकजुट होने चाहिए लोग. डिस्कॉर्ड मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए. देखते हैं फटाफट इस प्रिंसिपल में क्या है. दिस प्रिंसिपल स्ट्रेसेस द नीड फॉर म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनल रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर. मैनेजमेंट और वर्कर दोनों में ही कैसे क्या होना चाहिए? एक रिलेशन होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. ये टेलर ने बोला. टेलर बिलीव दैट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग रिड्यूस एफिशिएंसी. क्या करते हैं? टेलर ने बोला कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उससे क्या रिड्यूस हो जाता है? एफिशिएंसी रिड्यूस होती है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी. ऑब्वियस बात है ना कि लड़ते ही रहेंगे मैनेजर और वर्कर्स, कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है. कोई मैनेजर कुछ कह रहा है लेकिन वर्कर नहीं सुन रहा और वर्कर कुछ कहता है तो मैनेजर उसको इग्नोर करता है. तो ये टेलर ने बोला नहीं, ऐसा नहीं चलेगा. एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स और वर्कर के बीच में एक कोऑपरेशन होना चाहिए, एक हार्मनी होनी चाहिए, एक रिलेशनशिप होना चाहिए जिससे क्या रिड्यूस हो जाए? कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग. देयरफॉर बोथ मैनेजमेंट एम्प्लॉयज शुड वर्क इन हार्मनी. हार्मनी मतलब
कोऑपरेशन यूनाइटेड वे में काम करें टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो एक ही है ना, तो उसको अचीव करने के लिए लड़ना भिड़ना क्यों है, साथ में मिलकर काम करो। ये था टेलर का सेकेंड प्रिंसिपल, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मैनेजर्स एंड वर्कर्स शुड वर्क टुगेदर विद ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। ट्रस्ट होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपस में एक दूसरे की सुननी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। देयर शुड बी नो फाइट्स नहीं होनी चाहिए, और मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। फाइट और मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो मुझे बताइए क्या होगा कमेंट सेक्शन में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट इनका प्रिंसिपल क्या था, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। यहाँ से समझ में आ रहा है कोऑपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म मेरे मेरा 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 नहीं होना चाहिए। लेट अस सी क्या बोल रहे हैं प्रिंसिपल। टेलर एडवोकेटेड कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। इनके जो प्रिंसिपल है ना बेसिकली वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सबको एक तरीके से मान के चल रहे हैं, मैनेजमेंट भी आ रहा है और वर्कर्स भी आ रहे हैं। इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट की जगह ये पूरा जो कोऑपरेशन मैनेजमेंट और वर्कर दोनों में होना चाहिए। मैनेजमेंट शुड गाइड एंड सपोर्ट एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयज को गाइड एंड सपोर्ट करना चाहिए। वाइल एम्प्लॉयज शुड विलिंगली फॉलो साइंटिफिकली डेवलप्ड मेथड्स। जो मैनेजमेंट है उनको गाइड करना चाहिए किसको, एम्प्लॉयज़ को, और एम्प्लॉयज़ को भी क्या करना चाहिए, विलिंगली फॉलो करना चाहिए। जो भी साइंटिफिकली मेथड डेवलप जो मैनेजर ने किए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। सच कोऑपरेशन लीड्स टू बेटर प्रोडक्टिविटी। ऐसा कोऑपरेशन, ऐसा जो समन्वय वो क्या करेगा, बेटर प्रोडक्टिविटी को लीड करेगा, हायर एफिशिएंसी होगी एंड ऑर्गेनाइजेशनल जो सक्सेस है वो ईजिली अचीव कर पाएंगे। तो मतलब इनका सिंपल मीन था कि कोऑपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए कि मैं ही बोले जा रहा हूँ, मेरी बात की रखो, नहीं, सबकी बात सबकी सहमत से एक होता है, एक पॉइंट पे आके अग्री होकर के और साइंटिफिक वे में उनको फॉलो करना चाहिए। मैनेजमेंट को गाइड करना चाहिए एम्प्लॉयज़ के कि कैसे उनको ट्रेन करे, कैसे उनको सपोर्ट करे, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी जो मेथड्स जो भी मेथड साइंटिफिकली जो डेवलप किए गए मैनेजमेंट के द्वारा उनको फॉलो करना चाहिए। ये बेसिकली इसके अंदर है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका सिंपल मीन देख लो, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड हेल्प एंड सपोर्ट ईच अदर। हेल्प करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। वर्किंग टुगेदर गिव्स बेटर रिजल्ट्स रादर देन वर्किंग अलोन। अब देखो हार्मनी में क्या था कि कोई फाइट वगैरह नहीं होनी चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, इसलिए साथ में काम करो, ट्रस्ट रखो, रिस्पेक्ट रखो। इसमें क्या है कि आप ट्रस्ट हेल्प करो एक दूसरे की, सपोर्ट करो, आप एक दूसरे की चीज़ों को सुनो, ना कि आप एक अपनी ही लय में भाग रहे हो, अपने आप को सुपीरियर समझ लिया है, अपना ही आप फॉलो कर रहे हो। नहीं, यहाँ पे ऐसा बोला गया है कोऑपरेशन होना चाहिए मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में। अगर एम्प्लॉयज़ को कुछ नहीं भी आ रहा है तो उनको प्रॉपर सपोर्ट करो, गाइड करो, और एम्प्लॉयज़ भी ऐसे होने चाहिए, विलिंग होनी चाहिए उस चीज़ को लेकर के। ये बोला गया इस वाले प्रिंसिपल में। आई होप दोनों में आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। जो फाइनल प्रिंसिपल है वो देखते हैं आप, जो लास्ट प्रिंसिपल है। ऑल्दो काफ़ी एनसीईआरटी की बुक में, लाइक 12th की बुक में 5th प्रिंसिपल्स भी दे रखे हैं मेंटल रिवोल्यूशन करके, वो अलग प्रिंसिपल नहीं है क्योंकि एमबीए की बुक्स में 4 ही प्रिंसिपल हमने पढ़े हैं। तो आप भी अगर आप खुद से भी सर्च करना चाहे, यू कैन ईजिली सर्च इट ऑन गूगल एंड देन यू कैन ईजिली फाइंड आउट द आंसर। सो मेजर प्रिंसिपल है टेलर के वो 4 ही प्रिंसिपल है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर वाला प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब क्या है थोड़ा सा समझते हैं डिटेल। इसमें बोला डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, हर एक पर्सन का, हर एक जो भी इंडिविजुअल है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए उसके ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी लेवल पे और प्रॉस्पेरिटी लेवल पे। इसको और समझते हैं। टेलर ने माना दैट एम्प्लॉयज शुड बी साइंटिफिकली सेलेक्टेड। एम्प्लॉयज को किस वे में सेलेक्ट करना चाहिए, साइंटिफिकली, मतलब ऐसे पर्सनली सेलेक्ट मत कर लो कि अरे अच्छा तू तो मेरा फेवरेट है। फेवरेटिज्म नहीं बोला उन्होंने एक प्रॉपर वे होना चाहिए चूज करने का, प्रॉपरली ट्रेन करना चाहिए उनको, कॉन्टिन्यूसली डेवलपमेंट होना चाहिए उनका। ऐसे नहीं एक बार ट्रेनिंग दे दी उसके बाद तो वो कुछ कर रहा है, अगर कुछ नया सॉफ्टवेयर आता है, नया कुछ आता है तो उसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती। नहीं, उन्होंने बोला है टेलर ने कॉन्टिन्यूसली ट्रेनिंग मिलनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को टू देयर एबिलिटीज़, उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। प्रॉपर ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट एनेबल एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म। प्रॉपर एक जो ट्रेनिंग होती है, स्किल डेवलपमेंट होता है टाइम टू टाइम, वो एम्प्लॉयज़ को इनेबल करता है टू परफॉर्म एफिशिएंटली। कैसे परफॉर्म करने के लिए एफिशिएंटली, विच बेनिफिट्स, जो बेनिफिट करेगा किसको, बोथ द ऑर्गेनाइजेशन को एंड द एम्प्लॉयज़ को भी, बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी। अगर ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बेनिफिट करेगा, उसके प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, गोल अचीव हो जाएंगे। और एम्प्लॉयज़ को कैसे बेनिफिट होगा, एम्प्लॉयज़
की वर्किंग एबिलिटी बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, रिकग्निशन मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा, मॉनेटरी बेनिफिट मिलेंगे, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट मिलेंगे। तो उन्होंने बोला टेलर ने कि हर एक एम्प्लॉय का, हर एक पर्सन का डेवलपमेंट होना चाहिए ईच एंड एवरी लेवल पे टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। सिंपल देखो, एम्प्लॉय शुड बी चूजन केयरफुली, एम्प्लॉयज को चूज करना चाहिए केयरफुली, एक साइंटिफिक वे में, ना कि पर्सनल इंटरेस्ट पे। एंड गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए। दिस हेल्प्स देम इम्प्रूव देयर स्किल्स एंड परफॉर्म देयर वर्क एफिशिएंटली। ऐसा ये हेल्प करेगा ताकि एम्प्लॉयज़ के जो होता है ना, एम्प्लॉयज़ परफॉर्म कर पाए बेटर वे में, उसके लिए। ना कि ऐसा नहीं कि आपने किसी एम्प्लॉयज़ को बस अपने फेवरेटिज्म पे चूज कर लिया मैनेजर ने और उसको आता जाता कुछ भी नहीं है, तो वो नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला है प्रॉपर एक वे होना चाहिए और टाइम टू टाइम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए ताकि वो इम्प्रूव कर पाए, वो समझें कि हाँ हाँ एक्चुअली में कुछ लर्न कर रहे हैं। तो बेसिकली ये थे चारों प्रिंसिपल जो कि टेलर सर ने हमें दिए और हमने पढ़े। ऑल्दो हमें सारे प्रिंसिपल्स क्लियरली समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। आई एम जस्ट होपिंग दिस। इफ येस, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. If no, then also do let me know in the comment section and I'll try to come up with simple explanation than this. And in next video friends, we're gonna cover the topic approaches schools of management thought, classical, neoclassical and modern. So please friends, watch this video also because this is also one of the important topic from your management principle of management chapter. And after this topic, our first unit of MBA fundamental of management is over. I would say about to over or will over sooner or later. So friends, on this note, I'm going to wrap up this video. Let's call it a day. I'll see you with another one just like this one. Till then friends, take care. Bye bye. Radhe Radhe दोस्तों, राधे राधे.